ओके, तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण, लाइन्स एंड एंगल्स। इस चैप्टर के ऊपर मैंने बहुत पहले वीडियो बनाने के बारे में सोचा था, लेकिन किसी कारण की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। तो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि रेखाएं और कोण के बारे में, ऋजु कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, ठीक है, आसन कोण क्या होता है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये सभी हमने पहले भी पढ़ा है। बस ओवरव्यू लेना है, उसके बाद इनके जो मेन टॉपिक है उनके ऊपर डिस्कशन करना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेखा क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, किरण क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर रेखा की बात करें तो वैसे वैसे रेखाएं जिसका कोई भी अंत बिंदु ना हो, यानी एक ऐसी लाइन जिसका कोई भी अंत बिंदु ना हो, एक ऐसा लाइन जिसका एक ऐसी आकृति जिसमें ना तो किसी तरह कोई मोटाई हो ना चौड़ाई हो, सिर्फ और सिर्फ लंबाई हो, और लंबाई भी ऐसी हो जिसका कोई भी अंत बिंदु ना हो, तो उसको बोलेंगे रेखा, ठीक है। एक आकृति है जिसमें ना तो चौड़ाई होगी ना मोटाई होगी, सिर्फ लंबाई होगी और दोनों तरफ से ये सिर्फ बढ़ते ही जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे रेखा। क्या बोलेंगे? रेखा। इंग्लिश में बोले तो लाइन, लाइन, ठीक है। और उसके बाद जब किसी रेखा के एक सेगमेंट को लिया जाए, एक टुकड़े को लिया जाए, किसी रेखा के एक टुकड़े को लिया जाए, ये ए और बी, इस रेखा का एक टुकड़ा ले लिए ए और बी, ठीक है, ए और बी। तो देखो आप, इसके दो अंत बिंदु हो गए, यानी कि अब ये आगे बढ़ नहीं सकता, ये टुकड़ा अब आगे बढ़ नहीं सकता है। इसके दो अंत बिंदु हो गए, एक बिंदु ए एक बिंदु बी, तो इसी को बोलेंगे रेखा खंड, रेखा का खंड, रेखा खंड। इसको क्या बोलेंगे? रेखा खंड। रेखा का ऐसा टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु होगा उसको रेखा खंड बोलेंगे, ओके। इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। आराम से देखेंगे, सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट, ओके। बात समझ में आ गया? लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। लेकिन अगर किसी कोई रेखा हो, यानी अगर मैं बात करूं, अगर इस लाइन सेगमेंट इस पॉइंट को हटा दूं, तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये पॉइंट मुझे से मिल रहा है, ये सिर्फ अंत बिंदु मिल रहा है, इधर से कोई भी अंत बिंदु नहीं है और इधर से भी कोई अंत बिंदु नहीं है, ठीक है ना। यानी अगर मैं सिर्फ इधर बात करूं तो ये बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है, ये बी पॉइंट है, इसका सिर्फ एक ही अंत बिंदु है, दूसरा अंत बिंदु नहीं है, तो ऐसे लाइन को बोलेंगे किरण। क्या बोलेंगे? किरण। जिसका सिर्फ एक ही अंत बिंदु हो उसको किरण बोलेंगे, ठीक है। रे, अंग्रेजी में बोले तो रे, ठीक है ना। बात समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। अब न्यून कोण क्या होता है? तो न्यून कोण की अगर मैं बात करूं तो देखो, दो लाइन, एक लाइन ये और एक लाइन ये, जब दो लाइन का एक एक बिंदु आपस में टच हो, ठीक है, ये ए बी हो जाएगा और ये सी डी हो जाएगा। तो बी और सी, लाइन ए बी का बी पॉइंट और लाइन सी डी का सी पॉइंट आपस में मिले हुए हैं और ए बी आपस में दो दूर में, तो इसमें इस दोनों के बीच की जो दूरी है इसी को बोलेंगे कोण। क्या बोलेंगे? कोण, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं इन दोनों लाइनों की, तो ये दोनों लाइन अगर आपस में सैंडविच हो, आपस में एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक है। दूसरा लाइन अगर मैं बात करूं, दूसरा लाइन, एक लाइन ये लेता हूँ, ठीक है, सी डी, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का कोण कितना है? शून्य। कितना है? शून्य, जीरो है। कितना है? जीरो है। लेकिन जैसे जैसे हम सी पॉइंट को फिक्स रखूं मैं और डी पॉइंट को धीरे धीरे ऊपर करूं, डी पॉइंट को धीरे धीरे ऊपर करूं, तो देखो इसका एंगल धीरे धीरे कुछ बढ़ रहा है, एंगल कुछ बढ़ रहा है, एंगल कुछ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि एक 90 डिग्री पे बन जाएगा, एक 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। जब दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हो, तो वो दोनों रेखाओं के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। यानी कि ये रेखा सी डी और ये ए बी और ये सी डी दोनों एक दूसरे के लंबवत है, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। लेकिन ये जीरो से उठ के गया ना, जीरो से हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 तक गया, तो 90 से कम वाली एंगल और जीरो से ज्यादा वाली एंगल को बोला जाता है न्यून कोण। यानी कि इसके अंदर जितने भी कोण बनेंगे, इसके अंदर वो सब के सब न्यून कोण होंगे, एक्सेप्ट 90 और जीरो। जीरो और 90 को छोड़ा करके जितने भी एंगल होंगे सब के सब न्यून कोण होंगे। जीरो से बड़े और 90 से छोटे कोण को न्यून कोण कहेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बात करूँ समकोण की, तो समकोण तो अभी मैंने बताया कि जब दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे के लंबवत खड़े हो, तो उन दोनों के बीच जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, और इसी को बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं इसको? समकोण। 90 डिग्री कोण को समकोण कहेंगे। अब अगर मैं बात करूँ अधिक कोण की, तो अधिक कोण का अगर मैं बात करूँ तो देखो ये 90 डिग्री है ना। अब मैं क्या करता हूँ, एक और लाइन लेता हूँ ऐसे, ठीक है, इसको मैं अगर ए बी बोलूँ और एक लाइन लेता हूँ सी डी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है ना, ये डी हो गया डी, ठीक है। ये तो 90 डिग्री भी है, लेकिन मैं जैसे जैसे धीरे धीरे इसको बढ़ाऊंगा, अगर मैं इसे बढ़ाऊं धीरे धीरे, तो 90 डिग्री से 90 देखो, ये 90 डिग्री से बढ़ता जाएगा, ये 90 डिग्री से क्या बढ़ता जाएगा, 90 डिग्री से आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक पोजीशन ऐसा आ जाएगा कि ये दोनों लाइन आपस में एक सीधी रेखा में आ जाएंगे, यहाँ पे डी है ना। तो अब इन दोनों के बीच का कोण हो जाएगा 180 डिग्री का। जब दो लाइन एक सीधी रेखा में हो, एक सीधी रेखा में हो और अपोजिट हो, तो उन दोनों लाइनों के बीच का जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। इसको रिजु कोण बोलेंगे, रिजु कोण बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिजु कोण। 180 डिग्री कोण को रिजु कोण। लेकिन आप ध्यान से देखो, तो ये जो अधिक कोण बना है 180 डिग्री कोण, ये 90 डिग्री और
180 डिग्री के बीच के जितने भी कोण हैं, चाहे तुम 90 के बाद कोई 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 जाते 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 180 हो गया। तो 91 से लेकर के 91 एंगल से लेकर 179 के बीच जितने भी एंगल 179 जितने भी एंगल ये सभी के सब के सब अधिक कोण कहलाएंगे। कौन सा कोण कहलाएंगे? अधिक कोण। यानी 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे कोण को अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, अधिक कोण, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल? इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं और न्यून कोण बोलते हैं एक्यूट एंगल। अब मैं बात करूं रिजु कोण, तो रिजु कोण तो मैंने पहले बता दिया कि दो लाइनें अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो और दोनों सेम रेखा पे हो, सेम लाइन पे हो, तो ये दोनों लाइनों के बीच का एंगल कितना होता है? अगर ये ए बी है और ये सी डी है, इन दोनों के बीच का लाइन का 180 डिग्री हुआ, तो ये दोनों लाइन के बीच का जो 180 डिग्री कोण है, इसी को बोलेंगे हम क्या? रिजु कोण बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, इन सभी को मैं इरेज करता हूँ पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होता है। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड द सप्लीमेंट्री एंगल। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत तो जानकारी होगा ही, लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आगे पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, ओके, इसको रहने देते हैं। तो मैं अगर बात करूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, जिसको बोलते हैं क्या? पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है? जैसे मेरे पास दो एंगल है, कितने एंगल है अपने पास? दो एंगल है। एक मान लेते हैं ये वाला एंगल θ1 और एक होता है θ2। अगर इन दोनों एंगल का सम θ1 और θ2 का सम मतलब जोड़ 90 डिग्री हो, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे। क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट होंगे। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है? जब दोनों कोणों का सम, दोनों कोणों का योग जोड़ 90 डिग्री हो, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट होंगे। सप्लीमेंट की कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं संपूरक होंगे। संपूरक। अगर मैं बात करूं सप्लीमेंट की, पूरक कोण की, ये तो पूरक कोण है ना, संपूरक नहीं है, ये पूरक कोण है, पूरक कोण। अगर मैं बात करूं संपूरक कोण की, तो जब दो कोण, जैसे अपने पास एक कोण ये है θ1 और एक कोण ये है मान लो θ2। ठीक है, और ये दोनों एंगल का सम जोड़ अगर 180 डिग्री के बराबर होगा, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? समपूरक होंगे। क्या होंगे? समपूरक होंगे। ठीक है, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो पूरक होगा, अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो समपूरक होगा। आई बात समझ में? ओके, आगे चले। एक होता है प्रतिवर्ती कोण। यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? तो प्रतिवर्ती कोण के बारे में अगर मैं बताऊं, देखो, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि एक लाइन आपके पास ए बी है, ठीक है, एक लाइन और है अपने पास जो कि सी डी है, सी और डी, और ये लाइन धीरे 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 बढ़ रहा है, ये धीरे 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 बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ये लाइन आपस में ऐसा एंगल बढ़ रहा है, लाइन नहीं बढ़ रहा है, इसका एंगल आपस में धीरे धीरे बढ़ रहा है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 90, 90 से 92, 120, 120 से वापस आगे यहीं पे, वापस यहीं पे आ गया। तो ये टोटल जो कोण बना, ये कितने डिग्री का बना? ये बना 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। बात समझ में आ रहा है? कितने डिग्री का बना? 360 डिग्री का। इसको बोलेंगे पूर्ण कोण। कौन सा कोण? पूर्ण कोण। लेकिन लेकिन अगर मैं बात करूं पूर्ण कोण तो हो गया, अगर मैं प्रतिवर्ती कोण की बात करूं, ये क्या है? ये तो ए बी है। प्रतिवर्ती कोण की बात करूं तो ये कोण तो मेरा ये छोटा सा कोण हो गया, मान लिया कुछ कोण हो गया ये थीटा, लेकिन इसके बाद वाला कोण जो होगा ना सबसे बड़ा, ये वाला कोण, ये वाला ये वाला कोण कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। यानी ये कि 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। 180 डिग्री से बड़ा बड़ा और 360 डिग्री से छोटा जो कोण बनेगा वही कहलाएगा मेरा प्रतिवर्ती कोण। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा किसको बोलते हैं? व्हाट इज द प्रतिच्छेदी रेखा? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जब दो लाइनें, कम से कम दो लाइन, जब दो लाइनें आपस में एक बिंदु पे जाकर कटती है ना, तो ये दोनों लाइनें कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। इस पॉइंट पे कटा ना, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है ये दोनों। ये अगर ए बी है और ये सी डी है और ये पी पॉइंट पे कटा, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। रेखिक युग्म क्या होते हैं? रेखिक युग्म, देखिए, अगर मैं बात करूं एक लाइन की, इसके बीच का कोण, यहाँ पे कोण कितना डिग्री का? 180 डिग्री का है ना? और अगर इसी 180 डिग्री को कोई एक लाइन, कोई दूसरी लाइन बांट दे, एक एंगल इसको बना दे, एक एंगल इसको बना दे, तो ये जो युग्म कहलाएंगे, ये वाला थीटा और ये वाला थीटा, ये दोनों थीटा कहलाएंगे रेखिक युग्म। ठीक है ना? इसमें और भी हो सकता है, ये भी हो सकता है θ1, θ2, थीटा, ये सभी क्या कहलाएंगे? रेखिक युग्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर कहलाएंगे। लीनियर पेयर। बात समझ आ रहा है? रेखिक युग्म बोलेंगे। और रेखिक युग्म से बने जितने भी कोण होते हैं, उन सभी कोणों का सम जो होता है, योग जो होता है, वो 180 डिग्री के बराबर है। यानी θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। बात समझ में आ गया?
अब शीर्ष अभिमुख कोण क्या होता है? इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें देखते हैं, अगर ये दो रेखाएं ए बी और सी डी किसी एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में बराबर होंगे। ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये जो एंगल होगा ना, ये एंगल कहलाएगा शीर्ष अभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला कोण कहलाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं? बराबर, यानी कि ये वाला थीटा और ये थीटा बराबर होगा, ये वाला थीटा और ये थीटा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बात समझ में आ गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? इतना सफिशिएंट है। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। आई हैव अ क्वेश्चन। दिया हुआ है आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई कितना डिग्री? 70 डिग्री है। और एंगल बी ओ डी 40 डिग्री है। तो एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती एंगल मतलब 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो दिया क्या है। दिया है अपने को एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये दिया हुआ है 70 डिग्री। यानी कि एंगल ए ओ सी ये वाली एंगल अगर मैं बात करूँ इसकी, और एंगल बी ओ ये वाली एंगल, ये दोनों एंगल का सम दिया हुआ 70 डिग्री। ओके, अब आप गौर से ध्यान से देखो, गौर से, तो ए बी और सी डी ये दोनों एक पॉइंट ओ पे प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये क्या बनेगा? शीर्ष अभिमुख कोण। इससे पहले मैंने बताया था, देखो शीर्ष अभिमुख कोण के बारे में, देखो है ना, बताया ना कि जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करें तो इन दोनों के जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। बात समझ आ गया? तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि एंगल ए ओ सी बराबर होगा एंगल बी ओ डी के, होगा ना, बी ओ डी के। क्यों होगा भाई? शीर्ष अभिमुख कोण। किसकी वजह से होगा? तो बोलूंगा शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण। ओके, शीर्ष अभिमुख कोण। इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल बी ओ डी बराबर होगा एंगल ए ओ सी के, भाई हो गया। और एंगल बी ओ डी बराबर कितना? एंगल ए ओ सी कितना है? ए ओ सी तो मुझे पता नहीं है ना, मुझे पता नहीं है। तो ए ओ सी निकालना होगा। अब ए ओ सी निकलेगा कैसे? अच्छा सॉरी, बी ओ डी दिया हुआ है ना। ओहो हो, बी ओ डी तो दिया हुआ अपने को, एंगल बी ओ डी दिया हुआ है। तो मैं ये बोलूंगा क्या कि एंगल ए ओ सी जो होगा वो होगा 40 डिग्री, क्योंकि बी ओ डी तो दिया हुआ है। और जब एंगल ए ओ सी निकल गया तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो मुझे दिया हुआ है क्या कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई विच इज 70 डिग्री, देन एंगल ए ओ ई कितना है? 40 डिग्री है, प्लस एंगल बी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। बी ओ ई मिट क्यों रहा है भाई? ये एंगल बी ओ ई, तो मैं बोलूंगा क्या कि एंगल बी ओ ई बराबर हो जाएगा 70। अगर ये 40 इधर जाता है तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो ये 40 डिग्री। देन एंगल बी ओ ई बराबर ये जगह 30 डिग्री। अब बी ओ ई हो गया कितना? 30 डिग्री, और ये हो गया 40 डिग्री। ओके, मुझे निकालना एंगल बी ओ ई विच इज यहाँ पे है ना, ये निकल गया। प्रतिवर्ती एंगल क्या निकालने बोल रहा है? एंगल सी ओ ई, एंगल सी ओ ई, इसका प्रतिवर्ती एंगल निकालने बोला। तो प्रतिवर्ती एंगल निकालने का दो तरीका, एक तो आप क्या करो, पहले ये एंगल निकाल लो, और ये एंगल निकालने के बाद 360 से घटा दो, तो प्रतिवर्ती एंगल यही निकलेगा ना। ये ना प्रतिवर्ती एंगल मुझे निकालना है। तो टोटल 360 डिग्री है। अगर मैं ये निकाल कर 360 से घटा दूं तो प्रतिवर्ती एंगल निकल जाएगा, ये वाला। अब मुझे ये एंगल निकालना है, ये थीटा को। ये एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं लगाऊंगा एक रेखिक युग्म का फॉर्मूला। मैंने बताया था कि रेखिक युग्म से बनने वाले जितने भी कोण होते हैं वो सब के सब उसका सम जो होता है वो 180 डिग्री बराबर होता है। तो अगर मैं बात करूँ ए बी एक रेखा है और इसमें बने हुए कोण 180 डिग्री है, तो ये देखो एक दो लाइन इस 180 डिग्री को विभाजित कर रहा है। तो मैं बोलूंगा क्या कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी विच इज 180 डिग्री रेखिक युग्म। कौन सा युग्म बोलेंगे इसको? रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब एंगल ए ओ सी दिया हुआ है 40 डिग्री, प्लस एंगल सी ओ ई तो निकालना है मुझे, और एंगल ई ओ बी या बी ओ ई दिया हुआ है 30 डिग्री, बराबर कितना? 180 डिग्री। इन दोनों का सम कितना होता है? 70 डिग्री के बराबर। तो एंगल सी ओ ई बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो मैं बोलूंगा क्या कि एंगल सी ओ ई ना, सी ओ ई बराबर हो जाएगा 110 डिग्री, होगा ना, बोलो। और जब ये 110 डिग्री होगा तो हम मुझे निकालना है क्या? प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई। तो इसका प्रतिवर्ती निकालना है, प्रतिवर्ती वर्ती निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? 360 से 110 को घटा दूंगा, तो निकल जाएगा कितना? 052 250 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री? 250 डिग्री। बात खत्म। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आकृति दिया हुआ है, रेखाएं एक्स वाई, कहाँ गया? एक्स वाई और एम एन, ठीक है, बिंदु ओ को प्रतिच्छेद करता है।
ओ पर प्रतिच्छेद हो रहा है, ठीक है। यदि एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है और एंगल ए और बी का अनुपात 2 और 3 का है तो सी का निकालने बोल रहा है, ठीक है ना। अब मैं अगर इसे बनाऊं तो मुझे दिया क्या है, दिया है क्या, एंगल पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा कि 90 डिग्री, ये भी तो 90 डिग्री होगा, मतलब एंगल मतलब ए प्लस बी भी तो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा 90 डिग्री। किसकी वजह से होगा, तो मैं बोलूँगा रैखिक युग्म नहीं बोलूँगा, रैखिक नहीं बोल सकता हूँ मैं, रैखिक नहीं तो समकोण बोलूँगा ना, समकोण रैखिक समकोण भी नहीं बोलो भाई, बोलो इसको पूरक कोण, क्योंकि जब दो कोण का सम 190 डिग्री के बराबर होता है तो पूरक कोण कहलाता है। हालांकि आप समकोण भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है ना, पूरा कोण। ओके, अब जब ये पूरा कोण हो गया, मुझे एंगल सी निकालने बोला। एंगल सी निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एंगल सी निकालने के लिए मैं कर सकता हूँ, ये वाली हो यहाँ पे, ये किसके किसके बीच बन रहा है, इसके बीच बन रहा है, ये वाली एक्स वाई और एम एन के बीच। तो अगर मुझे ये वाला एंगल मिल जाए, ये वाला कोण अगर मिल जाए मुझे, ये वाली, ठीक है ना, तो ये वाली कोण अगर मिल जाएगा मुझे, हालांकि दिक्कत है, उससे काम नहीं चलेगा, उससे काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, उससे काम नहीं बनेगा तो फिर मुझे ये वाला एंगल मिल जाना चाहिए, मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा तो बहुत आसानी से मिलेगा रैखिक युग्म से। अब मैं ये एंगल निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एंगल बी निकालूंगा, ठीक है ना। एंगल बी कैसे निकलेगा, सो देखो आप, ये ए और बी का अनुपात कितना है, ए दिया हुआ है 2 और बी कितना दिया हुआ है 3। तो मैं मानता हूँ, माना ए बराबर 2x एंड बी बराबर 3y, 3x ना, 3y नहीं 3x, सॉरी 3x, ठीक 3x। तो मैं बोलूँगा क्या, इसमें पुट करता हूँ इसमें, तो 2x प्लस 3x बराबर 90 डिग्री, तो ये 5x बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, देन x बराबर कितना होगा 5 पंजा 5 और 18 पचा 90, 18 5 जा 90, ये 18 हो गया x का वैल्यू। देन a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 2 गुने 18 इज इक्वल टू 18 36 डिग्री, एंड b बराबर क्या हो जाएगा 3 गुने 18 54 54 डिग्री। तो b का तो निकल गया मुझे, है ना, b बराबर हो गया 52 डिग्री। अब b तो निकालना था मुझे, अब b निकाल लिया ना, अब c निकालना है मुझे। तो c निकालने का क्या तरीका है, c निकालने का तरीका क्या है कि c देखो, एंगल c प्लस b बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, ये क्या है, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म है। तो c तो निकालना है, b दिया हुआ कितना 54 बराबर कितना 180, देन c इज इक्वल टू 180 माइनस 54, देन c इज इक्वल टू घटा देते हैं, 10 में से 5 4 जगह 6 बचेगा, 7 में से 5 जगह कितना बचेगा 2, यहाँ पे एक 126 एंगल निकला। कितना निकला 126। आसान था, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने देखा कि एक एम एन लाइन पे ही मेरा जो है, ये एम एन लाइन को दो एम एन लाइन का जो ये एंगल है, ये वाला टोटल, ये टोटल एंगल 180 डिग्री का, इसी को ए बी और सी में डिवाइड किया गया, इसी को बी और सी में डिवाइड किया गया, और ए और बी का अनुपात मुझे दिया हुआ था, उससे मैंने मान लिया ए इक्वल टू 2x और बी मान लिया 3x। और मुझे पता है कि जब ये वाला 90 डिग्री है तो ए और बी भी 90 डिग्री, दोनों का सम, तो ए और प्लस बी 90 डिग्री कर दिया, यानी कि एक जगह पे 2x डाल दिया, बी का जगह पे 3 डाल दिया, तो 2x प्लस 3 90 डिग्री, 90 डिग्री दोनों को जोड़ दिया, 5x 5 बराबर 90 डिग्री, तो x बराबर निकल गया 18। जब x बराबर 18 निकल गया तो इसका वैल्यू बी में पुट कर दिया, बी में पुट कर दिया तो निकल गया 54, और जब 54 बी निकल गया तब बी प्लस सी तो 180 डिग्री के बराबर होता है, देखिए क्यों मैं उससे मैंने सी निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ओहो सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आकृति 6.15 दिया हुआ है और इसमें एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू है, एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल एंगल पी आर क्यू, ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। जब दो एंगल आपस में बराबर, किसी भी ट्राइंगल का जब दो एंगल बराबर होते हैं, इसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो भी बराबर होते हैं, यानी कि पी क्यू और पी आर भी बराबर होगा, ये मान के चलना आप, ठीक है। जब जब एक त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो उसके उसके आमने आमने सामने के भुजा भी बराबर होगा।